हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से दृश्यमान स्वामी के कॉन्सेप्ट को। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन नंबर 41 में। इसके साथ ही हम समझेंगे सेक्शन नंबर 43 जो विबंधन द्वारा अनुदान की पूर्ति के डॉक्ट्रिन से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 41 हमें दृश्यमान स्वामी के बारे में बताता है। दृश्यमान स्वामी के द्वारा ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ये समझो कि बेसिकली दृश्यमान स्वामी होता कौन है। कौन होता है ओस्टेंशिबल ओनर। तो दृश्यमान स्वामी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें ओनरशिप के सारे लक्षण होते हैं। मतलब उसमें सारी विशेषताएं होती हैं जो एक स्वामी के पास होती हैं, लेकिन वो असल में ओनर नहीं होता उस प्रॉपर्टी का जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास अगर ओनरशिप है और जिसके पास कब्ज़ा है, तो जिसका नाम या फिर किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में अगर दर्ज है तो यहाँ पे आप उसे ऑस्टेंशिबल ओनर यानी दृश्यमान स्वामी कह सकते हो। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है और उसको देखकर ये लग रहा है कि ये ओनर है, लेकिन असल में वो उस प्रॉपर्टी का ओनर या मालिक नहीं होता, बल्कि उसे असली मालिक ने, जो उसका रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी का जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसी ने उसको अथॉरिटी या प्राधिकार दिया हुआ है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। और वो असली मालिक जो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसकी सहमति लेकर ही उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है। अब ये जो सहमति वो लेता है, ये जो कंसेंट लेता है, ये कैसी भी हो सकती है। ये सिंपली एक्सप्रेस भी हो सकती है जिसको हम अभिव्यक्त सहमति कहते हैं, और ये विवक्षित भी हो सकती है जिसको हम इम्प्लाइड कहते हैं। तो किसी भी तरीके से वो कंसेंट ले सकता है जो भी रियल ओनर होता है प्रॉपर्टी का, और फिर वो उसको ट्रांसफ़र करता है। और अगर ऐसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो ट्रांसफ़र इस बात पर वॉइडेबल या शून्यकरणीय नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति जो असली मालिक नहीं है उस प्रॉपर्टी का, वो उस ट्रांसफ़र को करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं था या उसे प्राधिकार नहीं था। तो यहीं पर इस सेक्शन में यही बताया गया है कि दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। तो धारा 41 ये कहती है कि जहाँ अचल संपत्ति में बात कैसी प्रॉपर्टी की हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जिसको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर, उसमें हितबद्ध व्यक्तियों की स्पष्ट या विवक्षित सहमति से। मतलब कोई अचल प्रॉपर्टी है, कोई अचल संपत्ति है, और उस प्रॉपर्टी में जो भी लोग हितबद्ध हैं, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, उनकी या तो स्पष्ट सहमति हो, जैसा कि मैंने बताया कि या तो एक्सप्रेस बिल्कुल कंसेंट होनी चाहिए, या विवक्षित भी हो सकती है, इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। कोई ऐसी संपत्ति का अगर कोई व्यक्ति दृश्यमान स्वामी है और वो उसे प्रतिफल सहित अंतरित करता है। प्रतिफल सहित मतलब किसी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र कर रहा है, बदले में उसे कुछ मिल रहा है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में। वहाँ अंतरण, वहाँ जो ट्रांसफ़र है वो केवल इस आधार पर ही वॉइडेबल नहीं होगा कि जो ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति है, जो अंतरण करता है, वो वैसा करने के लिए हकदार नहीं है। ठीक, लेकिन ये तब जब अंतरिति में ये निश्चित करने के लिए कि अंतरणकर्ता अंतरण करने की शक्ति रखता था और पूरी सावधानी बरतने के बाद सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ में कार्य किया हो। ठीक, तो यहाँ पर इसमें ये शर्त भी बता दी गई है कि जिस पर्सन ने दृश्यमान स्वामी के रूप में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसने गुड फेथ में और सद्भाव में कार्य किया हो। अब देखो, ये जो सेक्शन है आपका, ये एक लैटिन सूत्र पर बेस है। लैटिन सूत्र जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है क्या? तो इसका मीनिंग सिंपली ये है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को अपने से ज़्यादा अधिकार नहीं दे सकता। और इस सेक्शन के हिसाब से जब एक पर्सन कोई प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से खरीदता है तो वो दूसरा व्यक्ति ही ओस्टेंशिबल ओनर यानी कि दृश्यमान स्वामी कहलाता है, और वो दृश्यमान स्वामी उस थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि गुड फेथ में कार्य होना चाहिए। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दृश्यमान स्वामी किस तरीके से हो सकता है। देखो, ए जो है वो एक असली ओनर है प्रॉपर्टी का। वो क्या करता है, बी को अथॉरिटी देता है, ये प्राधिकार देता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो सी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफ़र करे।
ठीक, अथॉरिटी किसने दी, ए ने, और मालिक भी कौन है प्रॉपर्टी का, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में ए है। तो यहाँ पर ए हुआ असली ओनर, बी हुआ दृश्यमान स्वामी जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, किससे अथॉरिटी लेकर, ए से अथॉरिटी लेकर, और सी हुआ अंतरिती। अंतरिती मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि एक 3 पार्टी हो गई, एक हो गया असली ओनर, दूसरा हो गया जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है जिसको हम दृश्यमान स्वामी कह रहे हैं, और थर्ड हो गया आपका अंतरिती जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है। ठीक, तो आई होप ये जो सेक्शन था दृश्यमान स्वामी का ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 43। तो अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 43 की, तो ये भी सेक्शन 41 की ही तरह एक ऐसे ट्रांसफ़र की बात कर रहा है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है जो उस प्रॉपर्टी का फुल ओनर नहीं है, मतलब उसका पूरी तरीके से मालिक नहीं है, पूरी तरीके से वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है लेकिन फिर भी उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। सेक्शन 43 अगर आप देखो तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हमें बताता है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल, यानी कि विबंधन द्वारा अनुदान की पूर्ति। दोनों ही सेक्शन चाहे 41 हो या 43 हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि दोनों में ही कोई ना कोई डॉक्ट्रिन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सेक्शन थोड़ा सा जो स्टूडेंट है उनको टफ लगता है, क्योंकि कुछ विबंधन का मीनिंग नहीं जानते, कुछ अनुदान का मतलब नहीं जानते, तो इसलिए ये थोड़ा टफ लगता है। बट यहाँ पर एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल। इसके बाद इसमें हमें समझने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि एस्टोपल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम हिंदी में विबंधन कहते हैं। तो एस्टोपल या विबंधन का मतलब है कि जब कोई पर्सन कोई भी एक्ट या कंडक्ट करता है, मतलब कोई भी कार्य उसने किया या उसने कोई भी ऐसा आचरण किया और उसी बात पे उसकी विश्वास करके जो उसने कार्य किया है या जो भी उसने कंडक्ट किया है, सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है और वो उसके विश्वास पर करते हुए कोई एक्ट कर देता है, तो बाद में उस पहले वाले व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, ना ही पलटने दिया जाएगा कि पहले मुझे ये एक्ट करने का या फिर ये काम करने का या ऐसा कंडक्ट करने का अधिकार नहीं था। तो उसको बोलते हैं विबंधन, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से उस व्यक्ति पर विबंध लगा दिया जाता है कि अब उसे अपनी बात से मुकरना नहीं है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं देखूँ तो ये सेक्शन ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो ट्रांसफ़र करने के लिए ऑथराइज नहीं था, वहाँ पे क्या था 41 में कि उसको अथॉरिटी मिली हुई थी, दृश्यमान स्वामी को जो रियल ओनर था उससे अथॉरिटी मिली हुई थी। बट यहाँ पे 43 की अगर हम बात करें तो 43 थोड़ा अलग है 41 से। यहाँ पर जो पर्सन है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अथॉरिटी नहीं थी, मतलब कि उसको प्राधिकार नहीं था और ना उसको हक था प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर एक पर्सन कपट से या फ्रॉड करके या गलती से ये विश्वास करता है कि ये प्रॉपर्टी मैं बेच सकता हूँ, मुझे अथॉरिटी है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं थी, लेकिन बाद में जब अथॉरिटी उसको मिल जाती है तो उसे रोक दिया जाएगा ये कहने से कि अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से मना नहीं कर सकता, या वो ये नहीं कह सकता कि जिस समय मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी उस समय मुझे प्राधिकार नहीं था, इसलिए मैं अपना ये ट्रांसफ़र वापस लेता हूँ। तो उसको रोकने की यहाँ पे बात हुई है। तो सेक्शन 43 के हिसाब से जब हम देखें तो जब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश, मतलब फ्रॉड करके या तो जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है, या भूलवश मतलब गलती से बाय मिस्टेक उससे ऐसा हो गया, वो ये दर्शाता है कि वो किसी अचल संपत्ति को, मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हकदार है। कैसे कर रहा है, वो कपटपूर्वक कर रहा है या भूलवश कर रहा है, और ऐसी प्रॉपर्टी को प्रतिफल सहित मतलब कंसिडरेशन के लिए कर रहा है ट्रांसफ़र। ऐसा नहीं है कि गिफ्ट कर दिया किसी को या बदले में उसे कुछ मिला ही नहीं, वो प्रतिफल के लिए कर रहा है, कंसिडरेशन के लिए कर रहा है, इसकी इच्छा करता है, और वो ऐसा ट्रांसफ़र अंतरिती के विकल्प पर किसी भी हित पर लागू होगा जिसे अंतरणकर्ता ऐसी संपत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक वो उस ट्रांसफ़र का कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में रहता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दी, पर ए के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक ही नहीं था, ए के पास कोई हक नहीं था उसको ट्रांसफ़र करने का। ठीक, यानी कि यहाँ पे मालिकाना हक तो उसके पास था ही नहीं, लेकिन बाद में ए को उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिल जाती है और वो अपने फादर की डेथ के बाद अब उसे वो प्रॉपर्टी सी को देनी होगी, क्योंकि अब जो ए के पास अथॉरिटी है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की, और ए अपनी बात से मुकर नहीं सकता, और यही कहता है सेक्शन नंबर 43A। एक बार और समझाती हूँ। ए के पास मान लो एक प्रॉपर्टी है जो अभी फ़िलहाल उसके फादर के पास है। ठीक,
फादर उस पर हक रखते हैं, फादर के पास ही ओनरशिप है। तो ए क्या करता है, सी को प्रॉपर्टी दे देता है, कहता है कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब ए क्या करता है, ए को पता है कि प्रॉपर्टी तो मेरे फादर के पास है, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन उसको पता है ये बात। लेकिन बाद में जब फादर की डेथ हो जाती है तो डायरेक्टली जो मालिकाना हक है वो ए के पास आ जाता है। जो प्रॉपर्टी उसने सी को दी थी फादर की डेथ से पहले, अब वो फादर की डेथ के बाद क्या करता है, मुकरने लगता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र की थी, मैंने या तुम्हारे बात कही थी कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उस समय तो मुझे कोई मालिकाना हक ही नहीं था, इसलिए मैं वो बात अपनी वापस लेता हूँ। बट सेक्शन 43 ये कहता है कि अब जो ए है वो इस बात से मुकर नहीं सकता, अब ए को जो है सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ठीक, भले ही वो उस समय, जिस समय उसे मालिकाना हक नहीं था उस समय उसने ट्रांसफ़र की, लेकिन बाद में तो उसे हक मिल गया ना, तो अब उसे वो प्रॉपर्टी सी को देनी होगी। इसी की बात हो रही है यहाँ पर विबंधन के द्वारा अनुदान की पूर्ति। तो विबंधन यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ने एक बात अपनी बात कही और सामने वाले ने उस पर आचरण किया है ना, उसके कंडक्ट पे कोई एक्ट किया, तो फिर उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा अपनी बात से। तो आई होप दोनों ही सेक्शंस, चाहे वो आपका 41 हो जो दृश्यमान स्वामी की बात करता है, चाहे सेक्शन नंबर 43 हो, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। कभी कभी जब आप MCQ क्वेश्चन देखते हो तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विबंधन द्वारा अनुदान की पूर्ति ये किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन नंबर 43 है इसका आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।